कुछ दिनों से गांव में अजीब वारदातें होना शुरू हो गई थी। लगातार पिछले हफ्ते से गांव के किसी न किसी रहने वाले की गाय, बकरी, भेड़ या कुत्ता गायब हो जाता था और फिर नहर के किनारे वाली सुनसान सी जगह पर से या फिर नहर के पिछले तरफ से उसकी आधी खाई हुई लाश गली सड़ी हालत में मिलती थी। पूरे गांव में परेशानी, डर और खौफ की हालत फैली हुई थी। 3 दिन पहले गांव की 3 लड़कियां जो कपड़े धोने नहर के तरफ गई थी वो वापस नहीं आई थी और उनमें से एक लड़की की गली सड़ी आधी खाई हुई लाश जंगल में से मिली थी, जिसे बड़ी मुश्किल से हाथों की चूड़ियों से पहचाना गया था कि वो बाले की बेटी थी। बाला गांव के जमींदार के पास काम करता था और उसकी 12 साल बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी 3 दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ नहर के किनारे कपड़े धोने गई थी, जो फिर कभी वापस नहीं आई। और बाकी घरों के माँ बाप भी परेशान थे कि उनके गांव में क्या बला घुस आई है। बिलाल, मुबीन और शकील उसी गांव में रहते थे और उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें बाला की बेटी पढ़ती थी। रात वाले वाक़ये की परेशानी इन तीनों को भी थी और साथ ही अपने दोस्तों को परेशानी में देखकर वो भी परेशान थे। बाला, मुबीन और शकील रात को मुबीन की छत की मुंडेर पर बैठकर अपने गांव को इस मुसीबत से बचाने के लिए तरकीबें सोच रहे थे। मुबीन ने कहना शुरू किया, अभी तक मिलने वाली लाशों में एक बात जो मिलती जुलती है वो ये है कि सब के सब सड़ी गली हालत में मिलती है और ये कि तकरीबन उसको आधा खाया गया हो। क्या वो बला कोई ऐसी बला है जिसकी भूख अपने शिकार को मारने से मिट जाती है और खाती नहीं है? शकील ने फौरन बात काटी, नहीं, मेरे ख्याल में इस बला की पेट में बस इतनी ही जगह है कि वो कोई भी चीज को पूरी नहीं खा सकती। शायद वो कुछ साइज में छोटी चीज हो। लेकिन शकील किसी सोच में डूबे हुए थे। तुम क्या कहते हो शकील? मेरे ख्याल में ऐसा भी हो सकता है कि ये काम किसी बला का न हो, बल्कि सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने के लिए उस जगह लाशें बिछाई जा रही हो ताकि लोगों का वहां पे आना जाना खत्म हो जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज रात वहां जाएंगे और देखेंगे कि कौन हमारे गांव में अफरा तफरी फैला रहा है। तीनों ने इस फैसले की तायद की और अपनी रात की मुहिम के लिए तैयारी शुरू कर दी। रात 3 बजे का वक्त था। हर जगह खौफ का आलम था। कहीं कहीं उल्लू के चीखने की आवाजें आती, वरना चारों तरफ खामोशी थी। कपास के खेतों से गुजरते हुए उन्हें किसी चीज के सरसराने की आवाज ने चौंका दिया था। आवाज खासी तेज थी और छोटे मोटे पौधों और झाड़ियों के टूटने की मुस्तकिल आवाजों ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था कि यकायक लकड़बग्घे चीखने लगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सी औरतें एक साथ मिलकर रो रही हों। ये आवाजें गांव के रहने वालों के लिए बिल्कुल नई नहीं थी, बल्कि ये तो वो रोज रोज सुनते आ रहे थे। खैर, सरसराने की आवाज अब दूर जा चुकी थी और जैसे जैसे नहर नजदीक आती जा रही थी उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। नहर के किनारे दरख्तों की झुंड में पहुंचकर तीनों छुप गए और प्लान के मुताबिक मुबीन एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया और हाथ में मौजूद रस्सी की मदद से उसने वहां मचान सा बना लिया जहां वो तीनों आराम से बैठ सकते थे। फिर हल्की सी सीटी की आवाज निकालकर शकील और बिलाल को भी ऊपर बुला लिया। ऊपर आते ही शकील ने अपनी शिकारी बैग से रात के अंधेरे में देखने वाली दूरबीन निकाली जो उसके मामू ने उसको बाहर से लाकर दी थी। दूरबीन बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं देख सकती थी, लेकिन नहर के एक हद तक अच्छा खासा नजर आ रहा था। बिलाल ने अपने कंधे पे लटके हुए गुलेल को अपने हाथ में लिया और सील की बनी गोल मोटी मोटी बोयल रिंग को निकालकर अपने गुलेल में तैयार कर ली ताकि किसी भी खतरे से फौरन निपटा जा सके। मुबीन ने अपने कमर पे मौजूद खंजर को हाथ मारा और उसका बक्कल खोल लिया ताकि किसी खतरे की सूरत में खंजर निकालने में आसानी हो। अभी ये तैयारियां हो ही रही थी कि अचानक नहर वाली जगह से किसी जानवर के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई और ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, क्योंकि आवाज बहुत घुटी घुटी सी होने लगी थी। और फौरन ही पानी में कोई हलचल सी महसूस हुई और एक जोरदार छपाक की आवाज से नहर गूंज उठी। बिलाल, मुबीन दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन शकील बिल्कुल खामोश था और अपनी अंधेरे में देखने वाली दूरबीन को आंखों से लगाकर मुस्तकिल किसी चीज को नहर में उड़ता हुआ देख रहा था। शकील, कुछ दिखा क्या तुमको? मुबीन बोला, हाँ, 1 मिनट रुको, तुम्हें अभी दिखाता हूँ।
और उसी दौरान दोबारा से नहर में वही आवाजें उठी। तो बिलाल ने तजस्सुस में शकील के हाथ से दूरबीन छीनते हुए अपनी आंखों पर लगा ली और उसकी आंखें फैलती चली गई। ये क्या है, मुझे भी दिखाओ। और मुबीन ने जैसे ही दूरबीन को अपनी आंखों पे लगाया, उसकी भी सिकटी गुम हो गई। एक इंतहाई मोटा और तकरीबन 20-25 फीट लंबा अजदहा, जो आज तक उन्होंने या तो सिर्फ टीवी पर देखा था या फिर इंटरनेट पर, आज उसकी आंखों के सामने पानी में से निकलकर बाहर आ रहा था। और उसने किसी शिकार को भी अपने जिस्म में लपेटा हुआ था। उसके बल खाने की वजह से वो पानी से बार बार बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से उसके भारी भरकम वजन से नहर का पानी शोर मचाता हुआ उसके दाएं बाएं गिर रहा था। गौर से देखने पर शकील को अंदाजा हुआ कि उसके मुंह में कोई कुत्ता या बकरी जैसा जानवर है, लेकिन वो मुर्दा मरने के करीब होने की वजह से ज्यादा मजामहत नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवाज हमें आ रही थी वो अजदहा हमारे साथ साथ ही चल रहा था। अगर साथ साथ नहीं तो कम से कम 10 से 12 फीट के फासले पर था। उसने या तो हमें देखा नहीं या फिर वो अपने किसी शिकार के पीछे जा रहा था, जो उसने हमारे बजाय इस बेचारे जानवर का शिकार किया। बिलाल बोला, तो फिर दोस्तों अब क्या किया जाए? हमारा दुश्मन हमारे सामने है, क्या इसको यहीं छोड़ दिया जाए या फिर उसका शिकार अभी किया जाए? नहीं शकील, अभी इसके शिकार करने के लिए हम तैयार होकर नहीं आए हैं। और रात की तारीखी में, वो भी नहर के पानी के पास, हमारा दुश्मन हमसे तकरीबन 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। उसको दिन की रोशनी में नहर से दूर ले जाकर मारना होगा, क्योंकि अगर ये एक दफा नहर में चला गया तो फिर हम इतनी बड़ी और चौड़ी नहर में उसको ढूंढ भी नहीं सकते। मुबीन बोला, तो ठीक है, तो फिर हम लोग अभी थोड़ी देर और रुकते हैं जब तक कि ये जानवर को खाना ले, और फिर देखते हैं कि इसके रहने की कौन सी जगह है, ताकि कल जब हम यहाँ उसे मारने आए तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमें वो जगह अच्छी तरह से मालूम हो। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अजदहे को शिकार समेत नहर के किनारे आते हुए देखा। फिर थोड़ी ही देर में अपने पेट में से कुछ निकालना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते 2 छोटे छोटे गोश्त के लोथरे उगलने के बाद उसने नए शिकार को खाना शुरू कर दिया। और फिर वो पूरा जानवर निकल गया और आहिस्ता आहिस्ता नहर के किनारे नरम मिट्टी के गड्ढे के पास पहुंच गया। ऐसा लगता था जैसे उसको रेंगने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है, जैसे वो किसी बहुत ही भारी चीज को घसीट रहा हो और खाया हुआ शिकार उसके जिस्म में साफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। गड्ढे के पास जाकर अजदहे ने अपने मजबूत सर को जमीन पर दे मारा और अपने बिल को मौजूद पाकर अंदर रेंगना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बिल में पूरी तरह चला गया। बिलाल, शकील और मुबीन तीनों अब नीचे उतर चुके थे। बिना आवाज के चलते हुए उसी बिल की तरफ जा रहे थे। करीब पहुंचकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन ही इधर उधर से छोटे बड़े पत्थर जमा किया और फिर निशान लगाने के लिए पत्थरों को बिल के चारों तरफ गोल दायरे की शक्ल में रखकर जैसे ही मुड़ा, मुबीन के पांव किसी चीज से टकराया और धड़ाम की आवाज से वो गिर पड़ा। फिर भी उसने बिलाल का सहारा लेने की कोशिश की तो बिलाल ने जोर से चीख मारी और अचानक ही तीनों घबरा गए, क्योंकि उनके गिरने की आवाज से अजदहे के बिल में दोबारा हलचल मचना शुरू हो गई थी और अब बिल में से सरसराने की आवाज आना भी शुरू हो गई थी। तीनों हड़बड़ाकर वापस भागने लगे कि अचानक से दोबारा मुबीन किसी चीज से टकराया और फिर वो एक जोरदार चीख के साथ गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ उन गोश्त के लोथरों में उलझ गया जिसको थोड़ी देर पहले उस अजदहे ने उगला था। अंधेरा होने के बावजूद उन तीनों को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि वो उन दोनों बच्चों की लाश थी जो कुछ दिन पहले नहर के किनारे कपड़े धोने गई थी। उन तीनों पर भी दहशत सवार हो गई थी। गिरने की वजह से मुबीन का पांव मुड़ गया था और उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। शकील और बिलाल ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, मगर उसमें वो नाकाम रहे और इसी कोशिश में मुबीन दोबारा चीखा, बिलाल, शायद मेरे पांव की हड्डी टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें उठाते हैं। अभी इधर मुबीन को उठाने की कोशिश हो रही थी कि अचानक सरसराने की आवाज उन्हें बिल्कुल नजदीक से आने लगी। शकील बोला, भागो यहाँ से। नहीं, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, पागल मत बनो, तीनों मरने से बेहतर है कोई एक मर जाए। मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से, भागो, जल्दी निकलो। तभी शकील और बिलाल एक लम्हे के लिए भागने लगे, फिर कुछ सोचकर अचानक रुक गए। फिर बिलाल ने मुबीन का हाथ पकड़ा और शकील ने पाँव
फिर उसको वहां से उठाकर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बाजुओं में कोई अनजानी ताकत भर गई हो और वो वहां से ऐसे भागे जैसे वो कोई रेस जीतने वाले हो। थोड़ी देर में शकील की सांस फूल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बिलाल का भरपूर साथ देते हुए वो अब कपास के खेतों से बाहर आ गए थे। चांदनी रात में तीनों एक दूसरे के खौफजदा चेहरे देखकर मजीद परेशान हो गए थे। शकील की हालत देखकर बिलाल रुक गया और फूली हुई सांसों के साथ उसने मुबीन को देखा, जो तकरीबन बेहोश हो चुका था। मुबीन की हालत देखकर वो भी खौफजदा हो गया कि खुदा न खास्ता अगर इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो रात यही अजदहे के साथ गुजारनी पड़ेगी। तभी शकील ने मुबीन की तरफ देखकर कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे चाचा की जमीन है, हम वहां चलते हैं और रात वहीं गुजारेंगे। तभी अचानक उनको बिल्कुल नजदीक से किसी के चलने की आवाज आई। मारे खौफ के किसी के भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पौधे टूट रहे थे, चटाक चटाक की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक जोर सी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? आवाज किसी बूढ़े की थी। आवाज सुनकर उनकी जान में जान आई। हम गांव के लोग हैं बाबा। जब मुड़कर उन्होंने देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो अजीब से हुलिये में था। उसके सर और पांव पर भी जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, जो चांद की रोशनी में बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जमीन से निकल कर आया है। और हैरत की बात यह थी कि उन्होंने आज तक उस बुढ़े को कभी गांव में नहीं देखा था। बूढ़ा जब थोड़ा सा और नजदीक हुआ तो उन्होंने देखा कि उसके होठों और नाकों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा था। आम लोगों की तरह दरमियाने हिस्से में कोई गढ़ा न था, बल्कि बिल्कुल सीधा माथे की मानंद सपाट था। खैर, अभी वो तीनों मुश्किल में थे। ऐसे में किसी ने उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय बूढ़े के साथ मिलकर मुबीन को उठाया और करीबी झोंपड़ी की तरफ लेकर चल दिए। बाबा, आपने यहाँ किसी अजदहे को देखा है? शकील ने खामोशी को तोड़ते हुए बोला। हाँ, मैंने देखा है। बूढ़े ने बोला। कमाल है, आपने कभी गांव में इसका जिक्र नहीं किया। बिलाल गुस्से से बोल उठा। बूढ़ा एक लम्हे के लिए गुस्से से मुड़ा और फिर बिलाल को घूरकर वापस आगे की तरफ बढ़ा। उसके बाद शकील और बिलाल की मजीद किसी सवाल पूछने की हिम्मत न हुई। झोंपड़ी अच्छी खासी बड़ी थी, जिसमें 2 कमरे थे। बिलाल को बाहर कमरे में 4 पाई पे डाल दिया। लालटेन की रोशनी में झोपड़ी की दीवारें खासी भयानक लग रही थी। दीवारों पर जा बजा जंगली जानवरों की नामुकम्मल कटी फटी खालें लटकी हुई थी। दूसरे कमरे में और 4 पाई के दरमियान सपेरों का सामान बड़ी बेतरतीबी से पड़ा हुआ था। बूढ़ा अंदर कमरे में गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में पानी का कटोरा था, जो उसने उन दोनों के सामने रख दिया। वो अपने साथ कुछ पट्टियां भी लाया था। मुबीन की टांग को हाथ में लेकर उसने देखा और फिर हड्डी पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से टखने पर हल्का सा जोर लगाया तो टक की आवाज आई और बेहोश मुबीन के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली और फिर दोबारा वही खामोशी छा गई। अब बूढ़े ने उसके टखने पर पट्टी बांधने का काम शुरू किया। उससे पहले उन्होंने एक लेप लगाया जिसमें से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। बूढ़ा बड़े ही कमाल महारत से पट्टी बांध रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस काम में वो खासा माहिर था। उसने उन लोगों की तरफ नजर उठाई जो अभी तक टिकटिकी बांधकर बूढ़े को देख रहे थे। बाबा जी, आप कौन हैं और यहाँ कब से हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। शकील ने बूढ़े से पूछा। बाबा, ये अजदहा यहाँ कब से आया है? क्या आपसे कभी उसका टकराव हुआ है? लेकिन बाबा उनकी बात काटते हुए कहा, तुम दोनों सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना। तुम्हारा दोस्त 1 घंटे के बाद चलने फिरने के काबिल हो जाएगा और आइंदा यहाँ आने की कोशिश ना करना, वरना जिस दरख्त पर तुम तीनों बैठे हुए थे वो बहुत दूर से भी साफ नजर आ जाता है। अजदहे की आंख और नाक बहुत तेज होती है और जो नाग 100 साल बाद अजदहा बनता है वो हजारों मील दूर से भी देख लेता है। और वैसे भी जो तुम देखने आए थे वो तुमने देख ही लिया है, यही तुम्हारे लिए काफी है। बूढ़ा सर्द आवाज में बोलता चला गया। बूढ़े की बातें सुनकर उन्हें अपने रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। बाबा, हम लोग चलते हैं। बिलाल घबराहट में बोलते हुए उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा है ये अभी 1 घंटे बाद उठेगा, परेशान ना हो। अगर तुम लोगों को कुछ करना ही होता तो जब तुम लोग आ रहे थे तो कपास के खेतों के पास तुमको वो निकल सकता था, लेकिन आज मेरे बेटे ने तुम लोगों को अमानत दी है तो बेफिक्र रहो, तुम लोगों को आज कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर दोबारा यहाँ का रुख किया
तो तुम में से वापस कोई नहीं जाएगा। बूढ़ा बोलता चला गया। अब शकील और बिलाल दिल दहला देने वाली बातें सुनकर ऐसी कमजोरी महसूस कर रहे थे कि शायद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। बिलाल और शकील वहीं दोबारा धक से बैठ गए। अब मजीद कोई सवाल करने की दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं रही थी। लेकिन दीवारों पर लगी खालें, सपेरों की बीनें, टोकरियां और मुख्तलिफ चीजों पर शकील की निगाहें मुसलसल उठी हुई थी। बूढ़ा उनके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम अपने गांव वालों को भी ये समझा देना कि चढ़ते चांद की तारीखियों में यहाँ ना आया करें। यहाँ इन दिनों अजदाहों की मालाएं बदला करती हैं और बूढ़े अजदहे जो उन अजदाहों को अपना मनका देने यहाँ आते हैं, ऐसी हालत में किसी और मखलूक को यहाँ आने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती। कुछ सपेरे यहाँ मनका हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। मेरी उम्र भी अब बहुत ज्यादा हो गई है और अब मुझे भी कुछ चीजें अपनी अगली नस्ल के हवाले करनी है। इसीलिए मैं बहुत दूर का सफर करके यहाँ आया हूँ। कल के बाद से चांद ढलना शुरू हो जाएगा, तब सबके सब जमीन के अंदर चले जाएंगे और जब चांद चढ़ेगा तो अपनी रौनकों के साथ हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी। इन बातों का ख्याल रखना। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा साथी तुम्हें खेतों के साथ बाहिफाजत सफेदे के दरख्तों के पास मिल जाएगा। ये कहकर बूढ़ा दूसरे कमरे में चला गया। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुबीन को छोड़कर निकल जाए और सफेदे के दरख्त के पास जाकर उसका इंतजार करे, या बूढ़े की बातों को नजरअंदाज करके मुबीन को कंधे पर डालकर ले जाए। फिलहाल कुछ सोचकर बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और मुबीन को कंधे पर उठाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर कमरे में से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। अंदर का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक गलती कर दी है। एक निहायत ही मोटा, तगड़ा और काले रंग का भयानक सांप उस कमरे में मौजूद था। ऐन दरवाजे की तरफ उसका मुंह खुला हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़ा कहीं कमरे में मौजूद नहीं था। वो जैसे ही वहां उनको देखा, एक जोरदार आवाज निकालकर वो दोनों वहां से भाग पड़े। वो दोनों वहां से ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे मौत लगी हुई हो। यहाँ तक कि वो भागते भागते खेतों से बाहर आ गए। 15 मिनट का रास्ता उन्होंने जैसे सिर्फ 3 मिनट में तय कर लिया था। सफेदे के दरख्त के पास आकर दोनों की सांसें टूट गई और वो दोनों वहां कच्चे रोड पर खड़े हो गए। अचानक शकील की कटी कटी से चीख निकली। मुबीन बिलाल ने फौरन उसकी तरफ देखा तो शकील वहां एक सफेदे के दरख्त के पास लेटा पड़ा था। दोनों भागकर उसके पास पहुंचे और तकरीबन चीखते हुए उसको उठाया। आंख खुलते ही मुबीन को दोनों ने अपने कंधे के सहारे चलाने की कोशिश की तो मुबीन ने कहा, नहीं, मैं चल सकता हूँ। और फिर तीनों तकरीबन तेजी से चलते हुए उस जगह से बाहर निकल आए और जिंदगी भर के लिए उस जगह न जाने का फैसला कर लिया। सुबह उठकर गांव वालों को भी उस जगह के बारे में बता दिया।